बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट ग़ुलाम अब्बास हरल साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हम लेंगे बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब को और मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब को। नाज़रीन, तोशा खाना केस जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी और मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा इस पे वावेला किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की गई कि तोशा खाना के तहाइफ बेचे गए और जिससे सुबकी हुई पूरी दुनिया के अंदर जिनसे हमको तोहाइफ मिले थे इस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक कानूनी पहलू भी था जिसको मुस्लिम लीग के जो है वो 5 अरकान असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया और उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो तहाइफ लिए थे, फ़रोख्त किए थे, उनमें से 3 का जो है वो ज़िक्र इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में नहीं किया गया। कानूनी पोजीशन क्या थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से? आज ये बहुत अहम फ़ैसला जो है वो सामने आ गया है और इस फ़ैसले में डिटेल्स भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तोशा खाना है क्या और तोशा खाना का कानून क्या है? हरल साहब, आपकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हरल साहब, क्या है ये तोशा खाना, क्या है? हमारे नाजरीन को ज़रा ये बता दें। शादाब साहब, देखिए, ये तोशा खाना के जो असल मसला ये नहीं है कि तहाइफ आए और इमरान खान ने बेचे और ले लिए वहाँ से। इसमें मैं समझता हूँ जो असल मसला वो ये है कि क्या इमरान खान साहब ने जो तहाइफ लिए तोशा खाना से, वो क्या उसने अपने रिटर्न्स में शो किए, गोशवारों में उनका ज़िक्र किया? अगर किया उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन में क्या उनको डिक्लेयर किया गया? तो मैं समझता हूँ कि असल जो इसमें इशू है, असल जो सवाल है वो ये है। तो इसमें जो नवाज़ शरीफ का एक केस है, प्रेसिडेंट है, वो हमारे सामने मौजूद है, जिसमें 62(1)(f) में उसको अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से उसको तारियात नाअहली का सामना करना पड़ा। तो अगर तो इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला इस हवाले से बिल्कुल ठीक आया है, अगर खान साहब ने इसको डिक्लेयर नहीं किया, अपनी रिटर्न्स में नहीं डिक्लेयर किया, FBR में जो उसने गोशवारे जमा करवाए हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इनकी तफसील नहीं बताई, तो बिल्कुल ये नाअहली बनती थी, क्योंकि इसमें हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट मौजूद है जो कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला जो है बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ये एक वाज़ह कानून है जिसमें आपने 62(1)(f) के तहत किसी को इस ग्राउंड पे, जो आइन का आर्टिकल 62 है वो कहता है जो क्वालिफ़िकेशन है किसी भी मेंबर की पार्लियामेंट की, और जो 63 है वो डिसक्वालिफ़िकेशन बताता है, तो उसका जो एक सब क्लास है उसमें जो अगर कोई सादिक और अमीन ना रहे, जो उसमें कोई बात छुपाए, तो उस ग्राउंड पे डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये जो है सादिक और अमीन नहीं रहा। लेकिन हरल साहब, जो वज़राए आज़म को या जो सरबराह मुमलिकत हैं इनको तहाइफ मिलते हैं और ये तहाइफ जो है सिर्फ उनको मिलते नहीं हैं। आप को पता है कि जब पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म या बाकी की जो लीडरशिप है, ये लोग जब जाते हैं किसी मुल्क में, तो ये एक तहाइफ जो है वो बड़ी तादाद में ले के भी जाते हैं। मसलन किसी भी से मुल्क में मिलने जाएंगे तो तहाइफ तो लेके जाते हैं। वो तहाइफ मेरे आपके टैक्स पेयर के पैसे से आते हैं। बिल्कुल जी। और जब मेरे टैक्स पेयर से पैसे गए और जाके वो तोहफा दिया उनको, तो मेरा जो वापसी पे उन्होंने मतलब रिवर्स में हमें जो गिफ्ट दिए, तो यकीनन उसको इस तरीके से तो हम बेदरेग इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप शादाब साहब। ज़ाती हैसियत से किसी को भी नहीं मिलते, चाहे वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, कोई भी हो, तो वो मिलते हैं आपको एक पाकिस्तान की एक स्टेट की वज़ीर आज़म के तौर पे। और मैं समझता हूँ कि उसमें ये कानून है कि आपने वो यहाँ आके आपने उनको सबमिट करना होता है और उनकी तफसील बतानी होती है, क्योंकि वो आपकी मुल्क की अमानत होते हैं। और अगर इस हवाले से कुछ आप छुपाते हैं या उनमें आप मिस एप्रोप्रिएशन करते हैं, तो ये जो है इसमें बड़ा वाज़ह कानून है, उस पर फिर 62(1)(f) लागू होता है। और इस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो हैं नज़ीर जो ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा,
14 तहाइफ जो है वो उन्होंने उसकी जो फ़रोख्त की थी उसका टैक्स भी पे किया था, उसको रिटर्न में भी जमा कराया था, उसका ऐसा इशू नहीं है। इमरान खान साहब के जवाब में ये भी कहा गया है कि ये रेफरेंस जो है सियासी बुनियादों पे बनाया गया है। देखिए हैरल साहब, सियासी बुनियादों पर रेफरेंसेस बनाए जाते हैं, मुकदमात बनाए जाते हैं, 780As लगाई जाती हैं, ये सारी कुछ होती हैं, लेकिन इसमें तो ये एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि तहाइफ लिए और फ़रोख्त की और शो नहीं किए। बिल्कुल, उसमें कुछ ऐसे ताइफ हैं जिनको उसने इसमें तफसील नहीं बताई गई, ना उसमें आपने गोशवारों में बताई है और ना इलेक्शन कमीशन को इसकी तफसील बताई गई है। कुछ को उनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि कुछ जो ताइफ हैं उनको डिक्लेयर किया गया है, मगर जो कुछ ताइफ हैं उनको जो छुपाया गया है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये डिस्क्वालिफ़िकेशन जो है उसके ज़ुमरे में आता है। और उसके बाद अब इमरान खान साहब के पास एक आगे फर्दर रेमडी अवेलेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर वो इस फैसले से उनको कोई इख्तलाफ है या वो कबूल नहीं करते, मानते नहीं हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा शादाब साहब वही फाइनल होगा इस हवाले तो से। जो दरख्वास्त गुजार हैं अगर वो भी मुतमईन नहीं होते तो यकीनन वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या वो बिल्कुल जा सकते हैं। दोनों फ्रीकैन में से जो भी जिसके खिलाफ फैसला आता है उसमें कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो इस हवाले से जो फैसला होगी देगी वही फाइनल होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से मैं समझता हूँ कि खुद एक फ़ैसला दे चुकी है नवाज़ शरीफ के केस में। या तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक आम पहलू ये है कि या तो नवाज़ शरीफ वाले केस में उसको रिविज़िट करना पड़ेगा अपने फ़ैसले को, तो जो नवाज़ शरीफ के साथ एक ज़्यादती की गई है मैं समझता हूँ ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी सियासतदान के साथ भी, तो या तो उसको भी रिविज़िट करें या फिर यही जो है असूल इसके ऊपर भी लागू होगा इमरान खान साहब के ऊपर। हम एडवोकेट मोहम्मद अज़हर सिद्दीक साहब का मौक़िफ़ जानेंगे, वो इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं। अज़हर साहब, क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला आया है सुबह की, बल्कि काफ़ी अरसे से लोगों की नज़रें इस पे थी। तोशा खाना का सियासी तौर पर भी इशू बनाया गया, जबकि इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा करवाया उसमें उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ सियासी कार्रवाई की गई है। इलेक्शन कमीशन के डी सीट या कहने को नाअहल होने वाले फैसले का पोस्टमार्टम ले लें मेरे से। इमरान खान साहब आज भी एमएनए हैं, उस फैसले का इतलाक कहां होगा? उससे तो इस्तीफा दे चुके, इस्तीफा ना भी दे चुके हैं इमरान खान साहब ने जिमनी इलेक्शन लड़ लिए हुए हैं। इन जिमनी इलेक्शन में 5 में से 1 सीट रख लें, आज जाके हलफ ले लें। इमरान खान साहब आज भी नेशनल असेंबली के रुकन हैं। अच्छा, आप चलते हैं जो बड़े ब्लंडर्स हैं इस फैसले के बाद, तो इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। यानी स्याह दौर का एक इजाफा हुआ है कि आप, पहली तो बात है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं था, सॉरी स्पीकर को, कि आर्टिकल 63(1)P के तहत भेजा। 63(1)P में आना है कि अगर कोई कानून है, अगर आप सेक्शन 137 पढ़ लें, सेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसमें क्या लिखा है? उसमें तो ये लिखा है कि मिस डिक्लेरेशन होगी तो ये करप्ट प्रैक्टिस होगी, और करप्ट प्रैक्टिस डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। कहीं चैलेंज कर रहा हूं मैं यहां इस बात को, और 167 में वो डिफाइन है, 174 में उसकी सजा दी हुई है। एक इस्तगासा जाएगा कोर्ट में, वहां जाकर फैसला होगा, और अगर वहां सजा हो गई, और वो भी सजा कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, 3 साल तक सजा दे सकते, 2 साल की सजा होगी तो 63(1)H के तहत आप नाअहल होंगे। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहां से आ गए? ना वो अदालत है, और वो 63(1)P के तहत मैंने ट्वीट कर दिया, आप लोग सारा देख लीजिएगा। 63(1)P के तहत भी नाअहली नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं है। बदनीत, अब तो वैसे तो इस मामले को आज खुद नोटिस लेना चाहिए हमारी अदालतों को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बेहतरीन ये केस बनता है, मुझे उम्मीद ना दी थी, लेकिन ये एक ऐसे चैप्टर का इजाफा हो गया कि इलेक्शन कमीशन पर हम एतबार नहीं कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं इन हालात के अंदर? पहले तो मैंने कहा ठीक है पॉलिटिकली बातें हैं, लेकिन इसके बाद, आज के फैसले के बाद तो कोई डाउट नहीं रह गया है। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ चुका है, रेफरेंस भी फाइल हो सकता है इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबर्स के ऊपर। इससे बड़ा केस कोई नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं जस्टिस अतर मिला, मैं भी वैसे कहता हूं जस्टिस अतर मिला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बातें जो है ना किसी सिमत में जाएंगी जो बेहतरी की तरफ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अज़हर सिद्दीक आपका। नाज़रीन, खाना के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत अहम दिन, बहुत अहम फैसला। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। 63A तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि जो मुनहरिफ रुकन असम्बली है, इनके वोट का हक जो है वो
तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब्बास हरल साहब, आपकी तरफ स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए शदाब साहब, ये जो रेफरेंस भेजा गया सदर मुमलिकत की तरफ से कि आप 63A के सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने रेफरेंस भेजा कि 63A जो आइन का है उसकी आप इंटरप्रिटेशन करें। उस हवाले से बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी एक पटिशन फाइल की 184(3) के तहत। उसके बाद इमरान खान साहब भी इसमें तशरीफ़ ले आए और ये शॉर्ट ऑर्डर चूँकि पहले आ चुका था, उसमें ये जो उन्होंने एक प्रिंसिपल डिक्टम लेट डाउन किया था वो ये था कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी हिदायत के बगैर अगर कोई मेंबर जाता है, वोट कास्ट करता है, तो वो वोट जो है कास्ट नहीं होगा और उस ग्राउंड पे वो नायल तस्वर हो जाएगा, उसको डी सीट कर दिया जाएगा, जो कि बाद में इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, फिर वो करता है। तो उसमें अब डिटेल जजमेंट आ गई है। उसमें इस ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो 3 जज साहबान हैं उन्होंने जो एक उन्होंने मुतफ़िका फ़ैसला दिया है और 2 जज साहबान जो हैं मज़हर आलम साहब और दूसरे जो जज साहब हैं उन्होंने इसमें अपना डिसेंटिंग नोट दिया है, इख्तिलाफी नोट। उसमें जो उन्होंने इससे इख्तलाफ किया है और इसमें जो इन्होंने एक ये इशू था इसको वंस फॉर ऑल एक किस मामले में क्लोज़ कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो बंदा इसमें, और इसमें शादाब साहब जो इसमें कानून बड़ा वाज़ेह है, वो ये कहता है जो आइन का आर्टिकल 62 है वो किसी भी मेंबर की क्वालिफ़िकेशन बताता है और शादाब साहब जो 63 है वो डिसक्वालिफ़िकेशन बताता है और उसमें 63A जो है वो डिसक्वालिफ़िकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस बताता है। उसमें जो आगे उसकी क्लास B है वो ये कहती है कि जो कोई भी मेंबर अगर पार्लिमानी पार्टी जो है जिससे वो बिलोंग करता है उसकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ अपना वोट कास्ट करता है, उसमें आप नो कॉन्फिडेंस जो 18 अमेंडमेंट हुई थी उसमें आगे जो सब क्लास हैं उसमें 18 अमेंडमेंट में जो उन्होंने लेट डाउन किया गया अमेंडमेंट हुई, उसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसके बाद मनी बिल है, उसके बाद आपने जब इसको मुंतखब करना है चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को, तो उस हवाले से जो पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शंस हैं उसको कोई अगर मेंबर जो उससे मुनारफ होता है, उससे उसके अगेंस्ट जाता है, उसको किसी को रोकता है या उसके ख़िलाफ़ खुद वोट देता है, तो वो उस ग्राउंड पे वो डिक्लेयर हो जाएगा कि वो मेंबर नहीं है, मुनारफ अरकान। तो उस हवाले से इन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक हवाले से इसको तो एड्रेस कर दिया है और इसमें जो डिटेल जजमेंट है उसमें इन्होंने काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं उनको एड्रेस नहीं किया। मैं समझता हूँ उसमें कुछ एम्बिग्विटी इन्होंने और बना दी, कन्फ्यूजन बना दी कि उसके बाद क्या होगा कि वो डी सीट, मतलब उस हवाले से जो उन्हें किया गया है, चलें जी वो डी सीट तो हो गया, उसके बाद इन्होंने एक, मैं समझता हूँ एक रीराइट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो जो है वो डी सीट भी हो जाएगा। लेकिन कानून इसमें सिंपल ये कहता है, आइन ये कहता है, हमारा दस्तूर ये कहता है कि वो जो है इस ग्राउंड पे जो डिफेक्शन है वो सिर्फ नायल हो जाएगा। आगे इन्होंने इस हवाले से भी दोबारा ये चैप्टर क्लोज कर दिया कि उसका जो वोट है वो तसव्वुर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका हरल साहब, आपने इस पर हमें डिटेल बताया। नाज़रीन, इसी पर एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब की राय लेंगे। अज़हर सिद्दीक़ साहब इस 63A के तफसीली फ़ैसले को कैसे देखते हैं? जी अज़हर साहब, क्या देख रहे हैं आप इस फैसले को, तफसीली फ़ैसले को कैसे देख रहे हैं? आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक है वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट, मैं समझता हूं मोती परोए गए हैं उस जजमेंट में। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पुराना केस ला सारा और हमारी दीनी तालीमात को सामने रखते हुए अमानत में ख़यानत और जो कॉन्सेप्ट दिया है वो पॉलिटिकल पार्टीज के फंडामेंटल राइट, सियासी जमात का भी तो फंडामेंटल राइट है ना। जैसे एक कंपनी का फंडामेंटल राइट होता है, एक नॉन ज्यूरिडिक पर्सन का एक फंडामेंटल राइट होता है, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज का भी तो फंडामेंटल राइट है। पॉलिटिकल पार्टीज का फंडामेंटल राइट है क्या? वोट उसके लिए आप लेते हैं, वोट लेके मुंतखब होते हैं और कल आप चंद पैसे ले लेते हैं या और कोई आपका जमीर, अच्छा क्या जमीर जागता है तो इस्तीफा दें, आप इस्तीफा दे के नया इलेक्शन, जमीर जागा है ना आपका। लेकिन इस तरह नहीं है। और अब वो पॉलिटिकल पार्टी का राइट कैसे है, वो 63A ने प्रोटेक्ट किया है।
उसने कहा 3 शक्ल में आप डिफेक्शन नहीं कर सकते, जो पार्टी कहेगी मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री पार्टी जो कहेगी मानना पड़ेगा, एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और मनी बिल, वरना तो बजट ही ना पास हो सके इस मुल्क का अगर आप बिक जाएं। तो ये तो अगर देखा जमहूरियत को बचाने के लिए है, और ये सेफ्टी वॉल्व है, इसको मैं समझता हूं 95 के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना जी। तो इसलिए बचाया है ना, वरना तो आपकी जब मर्जी हुकूमत आए, बाहर से आए, कंस्पिरेसी हुई, बगावत की और पार्टी पलट के रख दी, और यही कुछ हुआ यहां पर। हर एक को पता है, ताकीक ना हो, अब तो समझ आ गई है कि क्या हुआ, ऑपरेशन रजीम चेंज किया हुआ, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से उस जजमेंट में आर्टिकुलेट किया है, दीन इस्लाम के कॉन्सेप्ट को सामने रखते, पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल राइट को, जो फंडामेंटल राइट है, उसको सामने रखते हुए। और आज तो अगर वैसे ही देख लें तो क्या ये पॉलिटिकल राइट आर्टिकल 63(1)(p) के तहत प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए? यहां कहा है तोशाखाना के केस में 63(1)(p) का सहारा किया है, और मैं कई चेयरमैन सेनेट और उसको खत लिख चुका हूं, स्पीकर नेशनल असेंबली को भी, कि ये वाला राइट आप प्रोटेक्ट करें, लेकिन वो राइट उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया है अभी तक। मौका आ गया है कि बाकायदा इसकी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ या कम से कम 5 साल के लिए होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका, आपने हमें इसके ऊपर डिटेल से जो है वो हमें आगाह किया। हैरल साहब आपकी तरफ आते हैं, टॉपिक तीसरा है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपके साथ आके तो इस पे ज़रा 2-2 हाथ करते हैं, आपसे रहनुमाई लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी हैरल साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, और बज़ाहिर अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो इतनी हर्डल्स हैं, इतनी रुकावटें हैं, इतनी दीवारें हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, इश्तिहारी करार हो चुके हैं, मफरूर करार हो चुके हैं, ऐसी सूरत हाल में वापसी का क्या इम्कान है? शादाब भाई देखिए, इसमें जितने भी आपके ऊपर केसेस हों, आप इश्तिहारी भी हों, लेकिन कानून जो है प्रोटेक्शन देता है अक्यूज़ को, और कानून कहते हैं, और कानून में ये कहा जाता है कि अक्यूज़ इज़ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, तो वो प्रोटेक्शन बेल ले सकते हैं, प्रोटेक्टिव बेल मिलती है हाई कोर्ट से, वहाँ से वो आने से पहले प्रोटेक्टिव बेल ले लें, उसके बाद जो उनके जो ऑर्डर हैं रेलिवेंट कोर्ट में जाके वहाँ से इंटरम बेल उनको मिल जाएगी। उसके बाद आप बड़ी देर से, मैं तो समझता हूँ आप बड़े अच्छे वकील भी हैं तजज़ियाकार होने के साथ साथ, तो आप बड़ी देर से इन चीज़ों को देख रहे हैं, आप समझते भी हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है उनके केस कितने कमज़ोर हैं, और स्पेशली जो नैब के केसेस हैं जो नवाज शरीफ के ऊपर भी बनाए गए। अब तो प्रोसिक्यूशन भी अपनी हुई ना उसमें जो नहीं, ऑलरेडी जो एविडेंस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, फाइनल रेफरेंस हो गए, रेफरेंस सेंड टू कोर्ट हो गए, उसमें इतना कमज़ोर इनका मौक़िफ़ है प्रोसिक्यूशन का, उस बेस पे मैं समझता हूँ कि बेल को कंफर्म करवाना जो है किसी भी अच्छे वकील के बाएं हाथ का काम है। तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उनको वापस आना चाहिए, उनकी नाअहली को भी रिविज़िट होना चाहिए, और उसके अलावा वो प्रोटेक्टिव बेल लें। उसके बाद जो मुतलका अदालत है जहाँ से वो अब्सकॉन्डर हैं, वहाँ से जाके अपनी बेल करवाएं, और उस बेल में फिर नोटिस होंगे, उसके बाद रिकॉर्ड आएगा, फिर उसकी अदालत में बहस होगी, उसके बाद जो है अदालत देखेगी कि क्या प्रोसिक्यूशन के केस में ऐसा इतना कोई वज़न है कि बेल इनकी खारिज करनी है या इनको बेल ग्रांट करनी है। तो मैं समझता हूँ जो इसहाक डार साहब भी तो आ गए ना वापस। जी, इसहाक डार साहब भी आ गए, आपके सामने जहाज में गए थे, प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल आ गए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के जहाज में। हाँ जी बिल्कुल। और जो इनके जितने भी ये केसेस इनके ऊपर बनाए गए, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक इनको आउट करने के लिए, इनको बाहर भेजने के लिए, इनको पॉलिटिक्स आउट करने के लिए केसेस बनाए गए, और बड़े कमज़ोर केसेस हैं, और मैं समझता हूँ कि उनमें बेल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हैरल साहब आपका, और मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब आपका। नाज़रीन इस जुम्मे इतना ही, आइंदा जुम्मे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।